Hello, my dear students. So, today I am going to start a new chapter, Resources and Development, जो Geography chapter first है. So, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड्स आर नीड. इसे हम रिसोर्सेज बोलेंगे. ठीक है, इसे रिसोर्सेज बोला जाएगा जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सेटिस्फाई कर रही है हमारी नीड को, इसे रिसोर्सेज कहा जाता है. एंड इट कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड ऑल्सो. यानी हमने जो चीज़ें बनाई हैं, हमने लाइट बनाया है, फ़ैन बनाया है, ये सारी चीज़ें मैन मेड है. लेकिन जैसे एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपको ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज बायोटिक विच इज़ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग आपको ध्यान रखनी है. लिविंग थिंग में होता है जिसमें एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना. ओके, एंड सेकेंड वन इज़ अबायोटिक. अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. दैट इज़ कुछ भी हो सकता है, वो फ़ोन भी हो सकता है, रॉक्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, एवरीथिंग जो कि नॉन लिविंग में आएगी. ओके, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स फर्दर. नेक्स्ट आता है दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको ध्यान रखना है, इट कैन बी रीयूज. मतलब बहुत ज़्यादा उसको रीयूज़ किया जा सकता है बार बार, उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाएगा. एंड सेकेंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी रीयूज फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बट इफ़ आई टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सो आपको ध्यान रखना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते. ये बिलियंस ऑफ ईयर इनको बनने में लग जाता है और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के आपको उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है. इसमें 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज ये होता है जैसे जो एक तरीके से जो रिसोर्सेज है वो पर्टिकुलरली एक पर्सन ओन कर रहा है. वो जैसे मान सकते हैं हम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ओनर कोई एक पर्सन होगा, तो इससे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहा जाता है. क्लियर हो गई बात. यानी द रिसोर्सेज विच आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, इसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज. क्लियर. नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है जो बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स उसको यूज़ कर रहे हैं उस एरिया में. जैसे मान सकते हैं आप पार्क है, ठीक है, पार्क को उस पूरी कम्युनिटी के मेंबर यूज़ करेंगे तो उससे कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाएगा. नेक्स्ट आएगा नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्स आपको ध्यान रखना है जो भी हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. जैसे छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है तो वो हमारे रिसोर्सेज हुए. क्लियर. ये नेशनल रिसोर्सेज में काउंट किए जाएंगे. क्लियर है. नेक्स्ट आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज. इंटरनेशनल रिसोर्सेज का ये मतलब है कि आउट ऑफ द कंट्री, यानी हमारी इंडिया की बाउंड्री के बाहर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे, दैट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्सेज. उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी 4 टाइप्स आते हैं. फर्स्ट इज़ पोटेंशियल. पोटेंशियल में आपको ध्यान रखना है जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज तो है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, बट वी कांट एबल टू यूज़ इट. हम अभी उसे यूज़ करने के लायक नहीं है, या कंट्री में कुछ ना कुछ चीज़ों की अभी कमी है, या हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, तो उस वजह से अभी हम उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम आगे चल के उसको यूज़ करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट आता है डेवलप रिसोर्सेज. इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास रिसोर्सेज भी है और हम इसे अभी रिसेंटली यूज़ भी कर रहे हैं, तो इस रिसोर्सेज को डेवलप रिसोर्सेज कहा जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट आता है स्टॉक. स्टॉक में आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम फ्यूचर इमरजेंसीज़ के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उसे स्टॉक में कंसिडर किया जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट आएगा रिजर्व. रिजर्व में आपको ध्यान रखना है विच आर रिजर्व फॉर द नीड्स इन फ्यूचर. फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम उस रिसोर्सेज को रिजर्व करते हैं, सो इसे रिजर्व कहा जाएगा. जैसे डैम्स आ जाते हैं, फॉरेस्ट को रिजर्व करना, सो इसके अंदर आप ये सब लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. यानी किसी एक रिच पीपल के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और एक पुअर पर्सन के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है. तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हमें ठीक करना है. क्लियर है बात यहाँ पे. नेक्स्ट आता है इसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये ग्रीडी पीपल्स के लिए नहीं है, ये सेटिस्फाई को ये नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है, ना कि ग्रीडी पीपल्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? यानी ये लालची लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो डिप्लीशन, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन इसका होता जा रहा है, लेकिन हमें इसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें अभी जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जनरेशन को भी उसका लाभ मिले और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उस रिसोर्सेज को बचा पाएँ विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये वर्ल्ड लेवल पे 2 तरीके से किया गया है। फर्स्ट आता है रियो डी जेनेरियो समिट, जिसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसके मेन की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रियो डी जेनेरियो समिट जो है, इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। ये सेकंड पॉइंट आएगा इसमें कि ये 1992 को हुआ है। क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है, ये प्लेस का नाम है, यानी ये एक जगह है जो साउथ अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो प्लेस है। क्लियर हो गई बात? वहाँ पे ये समिट की गई थी और इसको हम अर्थ समिट इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अचीव करने का गोल इन्होंने रखा था। तो इसीलिए ये जाना जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से। नेक्स्ट आता है एजेंडा 21। ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसका एजेंडा थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसका नाम अलग कर दिया गया है। जैसे इसका प्लेस सेम 1992 के उस पे हुआ है और सेम प्लेस पे हुआ है, रियो डी जेनेरियो वाली जगह पे हुआ है, लेकिन इसका एजेंडा अलग है। यानी यहाँ पे पॉवर्टी, डिसीज़ और हंगर को कम करने की बात की गई है और ग्लोबल वार्मिंग एज़ यूजुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात की है। लेकिन ये पॉइंट्स आते हैं एग्ज़ाम में कि पॉवर्टी, हंगर की बात कौन से जगह पे की गई थी, एजेंडा 21 में की गई थी या रियो डी जेनेरियो में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है ये एजेंडा 21 में किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है टॉपिक रिसोर्सेज प्लानिंग। व्हाट इज़ रिसोर्सेज प्लानिंग? जैसे आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप प्लानिंग करते हैं कि मैं इतना इतना पढ़ूँगी, ये वाला सब्जेक्ट इसको कवर करूँगी। सेम एज़ दैट जब भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करती है तो उससे पहले उसको प्लान करती है। प्लानिंग में कुछ आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन, यानी रिसोर्सेज का पता लगाना कि वो एग्जैक्टली में वो जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, यानी वो रीजन पता करना कि वो रीजन है कहाँ पे। सेकंड आएगा सर्वे, मैपिंग और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करना, जिससे कि हमें ये पता लगे कि वो जो हम इतना रिसोर्सेज लगा रहे हैं उस चीज़ को निकालने के लिए वो यूज़फुल है भी या नहीं, पता, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर हमें प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है पूरा का पूरा, जिसमें हमें बजट भी देखना है, अच्छे लेबर्स भी देखने हैं, स्किल्ड कहीं ना कहीं हमारे इंजीनियर्स भी होने चाहिए उसमें, और सारी चीज़ों को हम जब मैनेज कर पाएंगे तभी हम उसे आगे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आएगा उसका इम्प्लीमेंट करना उसको, ठीक है, तब जाके हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर सारी चीज़ें ठीक बैठती हैं तो। अदरवाइज़ अगर उसमें किसी में भी चीज़ में एक कमी है तो फिर वो रिसोर्सेज प्लानिंग को ठीक किया जाएगा या उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो ये रिसोर्सेज प्लानिंग में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पूरा वर्ल्ड है या पूरा इंडिया है उसमें पूरे इंडिया पे फॉरेस्ट नहीं है, पूरे इंडिया पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, पूरे इंडिया पे रिवर्स नहीं है, यानी बहुत कम कम एरिया अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले आएगा फॉरेस्ट, यानी लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो फॉरेस्ट है। आधी से ज़्यादा लैंड हमारी किससे कवर है, फॉरेस्ट से। सेकेंड चीज़ आएगी, आधे से ज़्यादा लैंड ऐसी भी हैं जो एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है। क्लियर है? जहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर किया जाता है। थर्ड चीज़ आएगी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ऐसी लैंड भी है जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता, उसे नॉट यूज़फुल फॉर कल्टीवेशन कहा जाएगा। तो फिर हम इस एरिया को छोड़ तो नहीं सकते खाली, ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, रोड्स बना देते हैं, रेलवेज़ बना देते हैं, हॉस्पिटल्स बना देते हैं एंड इंडस्ट्री को सेटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल नहीं है तो फिर वो हम किसी और काम में उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है व्हाट इज़ बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब होता है जो बंजर भूमि होती है उससे कहा जाता है, जो बिल्कुल ही वेस्ट लैंड है जिसका कल को यूज़ नहीं हो पाएगा, हम उसे किसी भी तरीके से फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसे बैरन लैंड में कंसिडर कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आएगा परमानेंट पास्चर लैंड, यानी कुछ ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जो ग्रेजिंग लैंड होता है, यानी वो घास वगैरह के एरिया होते हैं जो ग्रेजिंग के लिए कहीं ना कहीं हम उसे सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड आपको ध्यान रखना है जहाँ पे 5 ईयर प्लस कृषि वहाँ पे नहीं हुई है, यानी
5 साल से वहाँ पे कृषि देखने को नहीं मिली है या नहीं हुई है, तो उस एरिया को हम कल्चरेबल वेस्टलैंड में कंसिडर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है करंट फैलो लैंड। करंट में आपको ध्यान रखना है जहाँ पे 1 से लेके 5 साल तक कृषि नहीं हुई है, तो उस एरिया को करंट फैलो लैंड में कंसिडर किया जाता है। लास्ट है नेट ज़ोन एरिया। नेट ज़ोन एरिया का मतलब होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी मान लीजिए आपके पास एक पूरी लैंड है, लेकिन आपने उस लैंड को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक में आपने घर बना लिया और दूसरे में आप एग्रीकल्चर करने लगा है, तो कौन सा एरिया काउंट किया जाएगा? सिर्फ एग्रीकल्चर जितना आपने किया है जिस एरिया पे, उसे ही नेट ज़ोन एरिया बोला जाएगा। आपके घर वाले एरिया को कंसिडर नहीं किया जाएगा जो भी सर्वे करने के लिए आएगा, ठीक है। इसे नेट ज़ोन एरिया बोलते हैं, यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का आपको सिंपल मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। इसके कॉजेज़ भी होते हैं और इसके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे, तो मैं दोनों आपको एक साथ बता देती हूँ। कॉजेज़ में अगर हम देखें कि ये लैंड डिग्रेडेशन यानी फर्टिलिटी एक सॉइल की कम क्यों होती है, सबसे पहला रीज़न ओवर ग्रेजिंग, यानी बहुत ज़्यादा जानवरों को चरा देने की वजह से भी वो लैंड परमानेंटली ख़राब हो जाती है, तो ये रीज़न आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन यानी जितनी ज़्यादा ज़मीन को ज़रूरत है इरिगेशन की, हमें उतना ही करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा ही ज़मीन को सींच देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉइल है अच्छा प्रोडक्शन देने की बजाय वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आएगा यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से भी सॉइल आगे चल के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आएगा यूज़ ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, HIV सीड्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये सब एक केमिकल हैं जो सॉइल को लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है उसके आगे की ग्रोथ के लिए। और सबसे एवरग्रीन इसका कॉजेज़ है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की कटाई की वजह से भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो दिन प्रतिदिन डिक्रीज़ होती जा रही है। क्लियर हो गई बात? इसके सॉल्यूशन आप बस इसके उल्टे कर दीजिए सारे के सारे पॉइंट, यानी डिफॉरेस्टेशन का फॉरेस्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स की बजाय आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करना चाहिए। ओवर इरिगेशन की बजाय आप इसमें ये लिख सकते हैं कि हमें न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन को अपनाना चाहिए, जैसे स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप मेथड। नेक्स्ट हमें ग्रेजिंग को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, जानवरों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी हम इसमें अलग अलग सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपने 9th में भी पढ़ा होगा। अगर आपने 9 की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप 9 की वीडियोज़ भी जाके वॉच कर सकते हैं याद रखने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में आपको ध्यान रखना है, एक एक करके मैं पॉइंट बताती हूँ। दिस इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई है नॉर्दर्न एरिया में। नॉर्दर्न जो हमारा एरिया जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये जितना भी एरिया आता है ये एलुवियल सॉइल में कंसिडर होगा। ये काफ़ी फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इस एरिया में किया जाता है। क्लियर है? इसके हम कुछ मिनरल्स देख लेते हैं, जैसे इसमें फॉस्फोरिक और पोटाश बहुत अच्छा पाया जाता है, लाइम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये एरिया हमने देख लिया था कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर उगाई जाती हैं, जैसे पल्सेस, व्हीट, राइस, शुगर केन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर उगाई जाती हैं। और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे भांगर और खादर। भांगर यानी ओल्ड एलुवियल और खादर यानी न्यू एलुवियल। भांगर ये थोड़ा कम फर्टाइल होगा और खादर जो है ये थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल होगा। तो ये एलुवियल सॉइल में आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में आपको ध्यान रखना है, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसे ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, सेकंड इसे रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, थर्ड कॉटन सॉइल। ये तीनों नाम इसके आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसके अंदर मिनरल्स फोस्फोरिक एसिड काफ़ी पुअर है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने एलुवियल सॉइल में आपको बताया था कि फोस्फोरिक वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन ब्लैक सॉइल में फोस्फोरिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पुअर है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिच है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा है, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? ये ज़्यादा सदर्न एरिया में पाया जाता है, जैसे जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये जितने भी एरिया हैं ये ब्लैक सॉइल के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी खेती की जाती है? कॉटन की।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल इसके नाम पे ही आपको ध्यान रखना है। इसका रेड जो नाम रखा गया है वो जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन की वजह से रखा गया है, क्योंकि ये जो सॉइल है ये जहाँ पे आयरन पाया जाता है वहीं पे पाई जाती है, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है तो इसका कलर यानी येलो बदल जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इसी वाले एरिया को, यानी ये कौन कौन सा एरिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, डेक्कन प्लेटू, गंगा प्लेन, वेस्टर्न घाट, यानी इस एरिया में थोड़ी सी रेनफॉल भी कम होती है, जिसकी वजह से ये एरिया देखने को ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में आपको ध्यान रखना है कि ये लेटर वर्ड से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है कि ब्रिक्स, जो पत्थर वगैरह बनाए जाते हैं ना, जैसे वो जो घर बनाने के लिए वो जो ईंटें यूज़ की जाती है, उसे कहीं ना कहीं इससे ही बनता है वो। सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडिक्वेट डोसेज ऑफ मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा नीड होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्टेट्स के अगर हम देखें, एमपी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, असम, ये सारे एरिया लेटराइट सॉइल में आएंगे। नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एरिड सॉइल नाम आते ही आपके दिमाग में राजस्थान का नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान में ही पाई जाती हैं। दे आर सैंडी इन टेक्सचर, ये ब्राउनिश कलर में होता है, ठीक है, और यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, वेजिटेशंस भी बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, और इसका जो एरिया है वो राजस्थान है, और यहाँ पे ज़्यादा मिलेट्स, बार्ले वगैरह ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में आपको ध्यान रखना है ये हिली माउंटेनियस वाले एरिया पे पाई जाएगी। वहाँ पे कुछ एरिया थोड़ा फर्टाइल हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि माउंटेन में ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये सारी चीज़ें उगाने में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। सो हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। मैंने आपको पहले लैंड डिग्रेडेशन बताया था, उसका मतलब था सॉइल की फर्टिलिटी कम होना, लेकिन सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब सॉइल की शीट लॉस होती है, ठीक है, जब यानी उसकी शीट ही धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब बारिश होती है तो वो कीचड़ जैसा फॉर्म बन जाता है ना, तो उसमें क्या है, यानी जो सॉइल है वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाती है, तो इसे सॉइल इरोजन कहा जाएगा। इसके कुछ रीज़न्स देखते हैं हम। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई की वजह से सॉइल जो है कमज़ोर हो जाती है और वो जल्दी शिफ्ट होने लग जाती है। सेकंड चीज़ आएगा ओवर ग्रेजिंग, सेम ये भी रीज़न है। थर्ड, माइनिंग की वजह से भी ऐसा होता है। अगर कभी देखना आपके घर के आसपास अगर माइनिंग होती है तो वो जो सॉइल है पूरी इधर से उधर ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ओवर ये भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके सॉल्यूशंस में आपको ध्यान रखना है कि इसका एक और रीज़न है हैवी रेनफॉल, यानी ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी इसके अंदर कहीं न कहीं सॉइल इरोजन वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। इसके सॉल्यूशंस में आपको ध्यान रखना है कि हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। ग्रेजिंग को थोड़ा कम करना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह ऐसा कुछ काम हो अगर करती भी है गवर्नमेंट, तो उसे दोबारा से थोड़ा-सा एस्टेब्लिश ढंग से कर देना चाहिए। इसके लिए और कुछ सॉल्यूशन हम बता सकते हैं, जैसे कॉन्टोर प्लगिंग करनी चाहिए हमें, स्ट्रिप फार्मिंग करनी चाहिए, और टेरेस फार्मिंग को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारे इसके सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।